से आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं NH24/7 पर की सुबह से मतदाता बेहद जागरूक है। हमारे साथ खास पैनल है, खास मेहमान है। हमारे साथ नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए। हमारे साथ संदीप शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर, और नितिन जी आपका भी स्वागत है। और बेहद खास ये जो है वो जंग चल रही है। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आपका ही, किस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा सुबह से एक कैंडिडेट बेहद उत्साहित है। जी, बहुत उत्साह का वातावरण है इस बार और नगर निगम रायपुर के चुनाव में। और सब तरफ इस बार बदलाव की एक बयार चल रही है। पिछले 15 साल से और लगातार कांग्रेसी महापौर यहाँ रहे हैं और रायपुर की जो छवि थी, एक साफ सुथरा छवि की, एक विकसित शहर की छवि, ये छवि जो है धूमिल हुई है। आज आप देखेंगे रायपुर में सभी तरफ जो गंदगी पसरा है, तो इससे मुक्ति पाना चाहती है इस बार जनता। सब तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे पार्षद हैं उनको भी जिताने पर चाहती है आपके जो जनता है। और महापौर के रूप में मीनल चौबे जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, जो इस चुनाव में मुझे निश्चित रूप से बहुत आगे हैं वो, क्योंकि वो लगातार राजनीतिक व्यक्तित्व की धनी महिला रही है और वे लगातार पार्षद के रूप में यहाँ पर नगर निगम में उनकी सेवाओं को यहाँ की जनता ने देखा है। और वे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी काफी लंबे समय से काम कर रही है। वे संगठन के साथ साथ ही सत्ता जो महापौर से लेकर भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पिछले 5 साल उनकी भूमिका जो है बहुत पैनी रही है, बहुत धारदार रही है। तो इसके कारण वो एक फिर इतनी पैनी धारदार रही है तो संदीप जी ये बताइए कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर यह आरोप भी लगाता रहा है। प्रतापपुर की विधायक को अगर हम देख लें, शकुंतला पोर्ते, जो अभी हाल ही में भरे मंच से ये कहती हुई नजर आई हैं, कार्यकर्ताओं को एक स्पष्ट संदेश देती हुई नजर आई हैं, मतदाताओं को स्पष्ट संदेश देती हुई नजर आई हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं किया तो आपका काम नहीं होगा। देखिए, कहाँ का क्या मामला है ये अभी हमको संज्ञान में नहीं आया है। और लेकिन ये एक बात तो बिल्कुल सही है कि अगर की भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर भी सत्ता में नहीं है, या जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं और इस तंत्र में अगर कहीं की पॉइंट नहीं है, तो वहां पर तो कहीं न कहीं नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अगर कि हम विकास चाहते हैं पूरे प्रदेश की, पूरे अपने नगर निगम क्षेत्र की, वार्ड की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सेवा करने वाले भावना के जो कार्यकर्ता हैं उनका चुनना जरूरी है। और जो दुर्दशा हम देख रहे हैं पूरे रायपुर शहर की, वो इसका प्रमाण है। तो ये तो है कि भैया भारतीय जनता पार्टी ही जो है विकास का प्रतीक बन चुकी है। ठीक है नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। अब इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, तो ये इनका निजी वक्तव्य होगा। और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े भाई हैं मेरे, तो ये उनकी निजी राय हो सकती है, पर आम जनता की ये राय बिल्कुल ही नहीं है। जिस प्रकार इन 13 महीनों में अपराध, महिलाओं की असुरक्षा, बेरोजगारी, चाहे हम बीएड और डीएड वाले शिक्षकों की स्थितियां देखें कि किस तरीके से पुलिस बर्बरता उनके ऊपर की गई, तो कुल मिलाकर इन 13 महीनों में यदि हम देखें, अगर इस प्रदेश में सरकार ने काम किया है तो सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई, एसीबी, ईओडब्ल्यू, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बाकी आरोप लगाने का काम किया है। महतारी वंदन योजना के भी अभी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, सुनने में आया। सन्नी लियोनी के खाते में पैसे जा रहे थे। इसके अलावा बात करें, धान की बात करें, तो देखिए एन चुनाव के वक्त यदि इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो इन्होंने एक तो अपना संकल्प पत्र जारी किया था। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी कि चुनाव से 2 दिन पूर्व फिर से 25 बिंदुओं में या 30 बिंदुओं में इन्होंने एक और घोषणा पत्र अपना जारी किया। इसका मतलब कहीं न कहीं भय था। क्यों अचानक किसानों के खातों में पैसे एन चुनाव के वक्त डाले गए, महतारी वंदन योजना की किस्त के पैसे डाले गए, तो ये कहीं न कहीं भयभीत है। और इनको कहीं न कहीं इस बात की शंका है कि शासन प्रशासन हमारा होने के बाद भी चुनाव हार सकते हैं। और देखिएगा, कांग्रेस ने जिस प्लानिंग के साथ ये चुनाव लड़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2019 के जो नतीजे थे वो कांग्रेस पुनः दोहराएगी और हम एक अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और जनता की सेवा करेंगे। ठीक है संदीप जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जन घोषणा पत्र की बात हो रही हो, अगर कांग्रेस की लगातार ये वादे दावे किए गए, सीसीटीवी कैमरा, सड़क, नाली, पानी, बिजली, महिलाओं के लिए ये तक कह दिया गया कि अब सुरक्षा में उनके लिए महिला पुलिस भी तैनात होने वाली है, तो क्या अटल विश्वास पत्र भारी पड़ेगा जन घोषणा पत्र से? निश्चित रूप से अटल विश्वास पत्र भारी पड़ेगा, क्योंकि हमने जब अभी मोदी की गारंटी योजना के तहत राज्य के चुनाव के समय जो घोषणा किए थे,
कि हम प्रदेश के किसानों का 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, हमने खरीद लिया। हमने कहा था पिछले 2 साल का बोनस जो रुका है वो देंगे, हमने दे दिया। हमने वादा किया था कि अंतर की राशि जो कांग्रेस पार्टी झुला झुला करके 4 बार में देती थी, हम उसको एक मुश्त देंगे, वो हमने दे दिया। महतारी वंदन का पैसा जो हर महीने के पहले सप्ताह में देते हैं, वो हमने दे दिया। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा कि हमने कहा है कि भूमिहीन कृषक मजदूर जो है, जिनको हम 10,000 रुपया हम साल को देंगे, ऐसे लगभग 5,50,000 किसान जो भूमिहीन है और कृषक है, किसी का काम करते हैं, उनको भी हमने पैसा दे दिया। किसानों को बिजली में हमने पैसा दे दिया। पूरी तरह से हमने जो वायदा और घोषणा किए थे, वो सारे घोषणा वायदे हमने पूरा कर दिया। दूसरी बात, चुनाव के पहले की बात है, हमने तो हमेशा कहा है कि किसानों के लिए जो पैसा देना है, वो पैसा जैसे ही आ जाए वह पैसा हमको दे देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे पैसे को अपने बैंक के खाते में रखती थी और साल भर उसका ब्याज खाती थी, और ब्याज खाने के बाद उस पैसे को झुला झुला करके टुकड़े टुकड़े में देती थी। हमारी सरकार ने जैसे ही पैसा आया दे दिया। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि हम पैसे का इंतजाम कर लिए, वो पिछले महीने से कह दिए थे, और हम वो पैसा जो है तत्काल दे देंगे। जैसी धान खरीदी का काम पूरा होगा 31 जनवरी को, हम फरवरी के जो है पहले सप्ताह या दूसरा सप्ताह में हिसाब किताब बना के दे देंगे। हमने दे दिया। अब आज कांग्रेस पार्टी कह रही कि इतनी जल्दी क्या थी, ये पैसा आपने इतने जल्दी क्यों दे दिया। बड़ा मुश्किल है भाई, हम किसानों को पैसा जल्दी दे तो इनको तकलीफ। महतारी वंदन का पैसा हम नियमित समय में दे रहे हैं, महीना के पहले सप्ताह में, उनको भी इनको तकलीफ है। हम अपनी जितनी घोषणा की है वो सारी घोषणा हम जब भड़ाभड़ पूरा कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस नितिन जी से समझ लेते हैं, क्या वाकई में जब सब कुछ अच्छा है तो फिर क्यों तकलीफ है पार्टी को? कांग्रेस तकलीफ इस बात की है कि महतारी वंदन योजना के नाम पर किस प्रकार यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये लगातार सामने आ रहा है। आपके टीवी चैनल में ही डिबेट्स में बैठ चुका हूं मैं कि किस प्रकार जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए और जिन लोगों को भी, जिन महिलाओं को भी, बहनों को भी पैसा देने की इन्होंने बात की थी, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा दूसरों के खातों में जा रहा है। अब किसानों की बात करें तो किसानों के धान लगभग 3 लाख किसानों का धान अभी भी बेचने के लिए बचा हुआ था, जिसको इस सरकार ने नहीं खरीदा। अब ये कह रहे थे कि हमने 4 किस्तों में पैसा दिया, तो हमने 4 किस्तों में पैसा दिया, उसमें भी तो अड़ंगा था। हमने कहा था कि भाई हमें बोनस देने दीजिए, तो केंद्र में इनकी मोदी सरकार ने कहा था कि आप बोनस देंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। तब हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई और उस योजना के तहत 9,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को सब्सिडी थी। तो इन्होंने अड़ंगा लगाने में कमी नहीं की थी। आज ये जो कह रहे हैं, और मैं ये बता भी दूं कि अभी ये अटल विश्वास पत्र की बात कर रहे हैं, तो बड़ी टेक्निकल बात करूंगा। देखिए, इस विधानसभा चुनाव में क्या आया, मोदी की गारंटी। फिर क्या चलने लगा, क्या साय साय चल रहा है, विष्णु देव ना, साय का सुशासन, विष्णु का सुशासन, और ये दोनों फेल हो गया। इधर मोदी की गारंटी फेल हो गई, इधर विष्णु का सुशासन फेल हो गया। तो इन्होंने नया एक जुमला ले आया, अटल का विश्वास पत्र। अब अटल जी के सिद्धांतों को कचरे की टोकरी में डाल दिया इन लोगों ने। अटल जी के नाम लेकिन पर नितिन तो जी सब इनको फेल हो गए, लेकिन भी इसके बाद भी नितिन जी सब फेल हो गए, चूंकि आपने भी जिक्र किया वो तमाम चीजों का, लेकिन वो सारी चीजें संदीप जी उन्हें याद भी हैं, कौन कौन से वादे और दावे थे और कौन कौन सा पत्र था। संदीप जी, अलग बात है और उस पर काम करना अलग बात है। कांग्रेस पार्टी का आपको मैं बता रहा हूँ कि जब सत्ता में पिछले बार आए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी। और आप बताइए कि हम तो 15 साल सत्ता में रहने के बाद हमारी सत्ता गई थी, 5 साल के बाद 68 सीटों के साथ इतने बड़े विराट बहुमत से आए थे। आखिर इनको छत्तीसगढ़ की जनता ने नकारा क्यों? इनकी सत्ता के समय इतना भयंकर यहाँ पर एक तरह से लोगों के मन में इन्होंने भय व्याप्त करा दिया। भूपेश बघेल जी का जो कुशासन था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया, चाहे कोल घोटाला उन्होंने किया, शराब घोटाला किया, तमाम तरह के घोटाले और अपराधों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों ने केवल 5 साल में इनकी सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया। और जहां तक बात रही घोटाले की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी घोटाले में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप बताइए उसमें कितने लोगों को 1.5, 2 साल, 3 साल से जमानत नहीं मिल रही है। मिल गई है जमानत है तो भैया बीच में मत बोलिए ना, पुख्ता केस है। और ये इस बात को जानते हैं कि हमारे लोग घोटाले में लिप्त रहे हैं। उनके जो महापौर के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर भी घोटाले के बड़े आरोप हैं। अभी उनको नोटिस मिली, नोटिस में जवाब देने नहीं जा रहे हैं। और ये चेहरा जो है इतना जो है विद्रूप हो चुका है, चेहरा इतना काला हो चुका है उनका कि उनको पूरे प्रचार तंत्र से बाहर कर दिया। नितिन जी से जवाब लेते हैं। जी नितिन, मैं आपको अपने लेख बोल के खत्म करूंगा। बोलिए। ये कब तक ये सब करते रहेंगे?
अरे संदीप भैया, बहुत वरिष्ठ नेता हो आप भारतीय जनता पार्टी के। 13 महीने निकल गए, 13 महीने निकल गए, जनता ने जनादेश काम करने के लिए दिया है। ये जो आप अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि आप लोग सत्ता में, सिर्फ बीच में मेरे से सवाल हुआ है। भाई एम्पायर है श्वेता जी, तय कर लीजिए सवाल मेरे से। पहले सुन तो लो यार। ठीक है, आप दोनों से ही हम चर्चा करेंगे एक दिन की किस तरह की स्थितियां बनी हुई। ईवीएम बंद हो गई, बिना मतदान के लोग वापस जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निकाय का घमासान जारी है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले आपसे ही प्रतिक्रिया, किस तरह की स्थितियां यहां पर आप देख कर पा रहे हैं? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? तो अनिल जी से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन हमारे साथ नितिन जी लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देख रहे हैं आप कि किस तरह की स्थितियां बन रही। जगदलपुर में तो आधा दर्जन ईवीएम खराब हो गई। जी, बहुत ही दुखद है और ये सरकार की, शासन की पूर्ण रूप से नाकामी नजर आ रही है कि सुबह से, अभी जैसा कि मैं आपके टीवी चैनल में रिपोर्ट देख रहा था कि सुबह से महिलाएं और कई परिवार के सदस्य पुरुष लाइन में लगे हैं और वहां पर ईवीएम खराब हो गई है। ऐसी स्थितियां लगभग आप ही के चैनल में सबसे पहले डिबेट में आया हूं तो बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, अभी तक तो इतने ही मामले सामने आए हैं। शाम तक के मुझे लगता है न जाने कितने आएंगे। तो ईवीएम से चुनाव न करवाने की मांग भी हम लोगों की लगातार थी और इसमें देखिए ये नाकामियां भी लगातार साबित हो रही है कि मतदाता मतदान केंद्र से ईवीएम खराब होने की वजह से वापस जा रहा है। इससे बुरी बात और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमने कहा था बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। इनके उप मुख्यमंत्री, विद्वान उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने बयान भी दिया था कि जो वोटिंग है, जो मतदान है, वो बैलेट पेपर से होगा। फिर एकाएक अंदरूनी खबरें इनको जो मिली कि चुनाव हार सकते हैं और टेक्निकल टीम है, तैयारी कर रही है, ठीक करने की कोशिश करेगी। टेक्निकल टीम है, ये कोशिश करेगी, ये सब बहाने हैं। ठीक है संदीप जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, टेक्निकल टीम है, तैयारियां क्या पहले से ठीक नहीं हो पाई थी? और यहाँ पर तो जगदलपुर में इस तरह की स्थितियां बनी कि मॉकपोल तक नहीं हुआ सुबह सुबह। देखिए, बात ऐसे कर रहे हैं मानो पूरे जगदलपुर में पूरा काम ठप हो गया और वो बता रहे हैं कोई 301 नंबर का जो बूथ है वहां की बात है। अब मुझे तो ठीक से पूरे बूथ का नहीं मालूम, परंतु वहाँ 400-500-600 बूथ में से कोई एक बूथ में अगर ऐसी स्थिति आई है, कोई टेक्निकल खराबी मशीन गई है, वो दूर कर ली जाएगी। आप रायपुर में भी बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ नितिन भाई, आपसे पूछिए, यहाँ पर 1100 मतदान केंद्रों में मतदान होना है। आप उसमें मुश्किल से 3 मतदान केंद्र में कोई स्थिति, और मेरी जानकारी में 2 जगह मशीन अब ठीक भी हो चुका है, वहां पर वोटिंग शुरू भी हो गया है। तो एक आध मशीन, आप बताइए 1100 में एक आध मशीन में कहीं कोई खराबी आई होगी, वो दूर कर ली जाएगी। लेकिन उसके लिए ये पूरे ईवीएम मशीन को दोष देना, अपने नाकामियों पर ठीकरा फोड़ना ईवीएम मशीन को, ये इनके विद्वान जितने लोग हैं दिल्ली से लेकर के रायपुर तक बैठे लोग अपनी हार के लिए ईवीएम मशीन का बहाना खोजना, ईवीएम का बहाना खोजेंगे या नहीं होगा, क्या कुछ होगा। डॉक्टर अनिल जी से भी हम समझते हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपने भी देखा होगा ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग भरा रहा है। तमाम कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं और हमने देखा कि तमाम दिग्गज भी सड़कों पर उतरे, रोड शो किया गया, सीएम खुद सड़क पर उतर आए, रोड शो करते नजर आए और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप पोस्टर वार तक जारी रहा। इस बार का चुनाव क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि नगर निगम चुनाव एक स्थानीय सरकार चुनने के लिए प्रदेश के, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिन जी, आपको क्या लगता है इस बार के, क्योंकि कई मुद्दे हावी रहे? देखिए, चुनाव मुद्दों पर ही है और मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है। हम इस 13 माह के, ये कहते हैं विष्णु का सुशासन और हम कहते हैं विष्णु का कुशासन, तो हम इस विष्णु के कुशासन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मतदाता ने मन बना लिया है और बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है। 15 तारीख को काउंटिंग भी है, 15 तारीख को भी आपके चैनल में आऊंगा ही, मेरे पैनल में संदीप शर्मा जी को ही रखिएगा। और मैं ये दावा करके आपके चैनल में ये जा रहा हूं कि नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस को
ये जो सोच रहे हैं उससे बेहतर सफलता मिलेगी, अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। और 2019 का जो नतीजे थे हमारे, हम उनको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमारे 15 सालों के, विगत 5 सालों के काम पर वोट मांग रहे हैं। लगातार ये भ्रष्टाचार का भी जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी जवाब देना मैं जरूरी समझूंगा कि इनके जो 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई, और एक आध जमाई अभी एसीबी और ईओडब्ल्यू भी हो गया है, तो जो ये उन एजेंसियों के माध्यम से नेताओं के ऊपर, जो हमारे लोगों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, वो आरोप अब कोर्ट में है और अभी तक के फाइनल चार्जशीट भी ये पेश नहीं कर पाए हैं। सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर जमानत पे लगातार रोक लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बदले की भावना से यहाँ पर काम हो रहा है। बदले की भावना से नहीं, बदलाव की भावना से काम होना चाहिए। ठीक है, 13 महीना इसी प्रकार रोते रोते निकल मुद्दे गए। हैं क्या नगरीय निकाय चुनाव में रहने वाले, क्योंकि हमने देखा था कि पीसीसी चीफ दीपक बैज लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि परिवारवाद का अध्ययन पहले बीजेपी कर ले, क्योंकि इस समय चुनावी मैदान में मीनल चौबे, अश्वनी शर्मा, नंदन जैन की पत्नी जैसे कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं। शिवरतन शर्मा के भतीजे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहते ही रहे हैं दीपक बैज कि पहले परिवारवाद का अध्ययन वो बीजेपी कर ले, क्योंकि उनके भी लगातार आरोप बीजेपी जिस तरह से पहले लगाती रही परिवारवाद को लेकर। देखिए, परिवारवाद की जो परिभाषा भारतीय जनता पार्टी करती है, इसको उलट करते हैं। परिवारवाद मतलब एक ही परिवार के 3-3 लोग, माँ, बेटा, बेटी, ये सारे लोग एक संग संसद पहुंच गए। ये लोग हमेशा बात करते हैं ओबीसी की, ये लोग बात करते हैं कास्ट की, ट्राइबल की। आप बताइए कब सदन के भीतर में एक ही माँ, बेटा और बेटी संसद किसी वर्ग के लोग पहुंच गए? ये इन्होंने पहुंचा दिया। परिवारवाद ये है, इसको परिवारवाद कहते हैं। अब नंदन जैन का उनका नाम लेते हैं लोग, तो मुझको पूछना पड़ेगा कि भाई ये जी नितिन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, आपकी भी पार्टी की अगर हम बात करें तो कई नेताओं की पत्नी, भाई, बेटा, भतीजे सब इस समय चुनावी मैदान यदि में योग्य है और चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है? जब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, जब एक ब्यूरोक्रेट्स का बेटा ब्यूरोक्रेट्स बन सकता है, तो एक पॉलिटिशियन का बेटा क्यों नहीं लड़ सकता चुनाव, यदि वो योग्य है तो? मुझे बता दे बड़े भाई संदीप शर्मा जी कि अमित शाह के बेटे जय शाह में ऐसी कौन सी योग्यता है कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन है? अमर अग्रवाल कौन है? परिवारवाद की बात करते हैं, शुरू करते हैं। लखी राम जी के बेटे हैं, वो केदार कश्यप जो है वो कौन है? बलिराम कश्यप के बेटे हैं। आज मीनल चौबे कौन है? छगन चौबे की पत्नी है। आज वो आपके अनुराग सिंह ठाकुर किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह के बेटे नोएडा से एमएलए है। तो परिवारवाद पे बात मत करिए, पूरा आपकी पूरी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा मत करिए। पार्टी में है, परिवार के छोड़ना तो कोई इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता, न इनके परिवार के छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पंचायत चुनाव से लेकर उस राज्यसभा तक पहुंचे हुए व्यक्ति जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, और योग्य व्यक्ति है। आपको तकलीफ क्या है? सोते जागते उठते बैठते हर समय आपको गांधी नजर आते हैं। इनके यहाँ कांग्रेस दिन में ये वाले गांधी नजर आते हो, सोते समय हमारे गांधी परिवार के लोग नजर आते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलिए। कांग्रेस पार्टी का मतलब प्रियंका गांधी काम करिए भाई, वो छोड़िए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अपने बारे में बताइए। मैंने उदाहरण दिए, क्या वो उदाहरण गलत है? नंदन जैन की पत्नी का चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या योग्यता है? बर्बाद कर दिया। क्या करती थी इससे पहले? क्यों उनको टिकट दी? ऐसे बहुत से उदाहरण है, ये परिवार पार्षद चुनाव लड़ने की। ठीक है संदीप जी बोलिए, सुन लेते हैं। चुनाव लड़ने की ये सब आपको बताना पड़ेगा भी। ये है परिवारवाद। आपका परिवारवाद नहीं है, हमारा परिवारवाद परिवारवाद है। सरदेन के व्यक्ति को चलने वाला कोई किसी की पत्नी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं आपको बता देता हूँ, पत्नी चुनाव लड़ रही है मान लो तो केवल महापौर में आपके दुबे जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, बाकी यहाँ किसी की पत्नी इतनी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। जो भी लड़ रहा भारतीय शिकार है आप लोग जाने उनको क्या कहना है, ये आप जाने, आपका क्या जो व्यू है। ठीक है अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अनिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? फिर से तकनीकी कारणों की वजह से आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है। लेकिन संदीप जी, आपको लगता है कि जिस तरह से उदाहरण दे रहे हैं परिवारवाद का, तो दोनों ही पार्टियों में अगर हम देखें तो इस समय चुनावी मैदान में चुनावी साख दाव, प्रतिष्ठा सबकी दाव पर लगी है, तो फिर आखिरकार एक दूसरे पर आरोप परिवारवाद का क्यों लगता है?
देखिए, हमारी पार्टी में कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। योग्य व्यक्ति को उसका स्थान मिलता है। वहाँ कांग्रेस पार्टी में परिवार का सदस्य होना ही पर्याप्त है। एक ही पद पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, वही परिवार का व्यक्ति बैठेगा, ये है। फिर इतने सारे बीजेपी ने पोस्टर क्यों जारी किए थे? कांग्रेस को लेकर खूब चुनावी पोस्टर जारी हुए जिसमें परिवारवाद का ठीकरा और निशाना साधते हुए तमाम कैंडिडेट को हमने देखा था। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना भाई। आप ये बताइए, गांधी गांधी गांधी, देश में कोई दूसरा व्यक्ति इनकी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। गोडसे को पूजा करने वाले कहाँ गांधी इन्होंने खड़गे जी को बनाया है, लेकिन खड़गे जी का पोस्टर में फोटो गायब रहता है। सारी बात राहुल गांधी करते हैं, सारा डिसीजन राहुल गांधी और सोनिया गांधी लेते हैं। तो वहाँ पर जिनको बनाया है वो केवल ऐसी स्थापना करती है। सारे डिसीजन के पावर जो है इनके यहाँ। संदीप भैया को इंटेलिजेंस छोड़ रखा है क्या? परिवारवाद, गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, नितिन जी से जवाब लेते हैं, सुन लेते हैं संदीप जी। नितिन जी को समस्या है, बोलिए नितिन जी। जनता ने जनादेश काम करने के लिए दिया है। बड़े लोक लुभावने वादे किए हैं। ठीक है, जनता आपके भ्रम में आ गई है। आप चुनाव जीत गए हैं, आप सत्ता में हैं, तो आपको जो है उस विषय पर काम करना चाहिए। कब तक आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे? 13 महीने निकल चुके हैं। सिर्फ आप इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, गांधी ये वो, योग्य अयोग्य, ये सब बातें जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है संदीप भैया काफी वरिष्ठ हैं आप। मंत्रिमंडल भी जो है उसका विस्तार भी करिए, निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियां करिए। काफी पीछे चल रहे हैं आप लोग इन 13 महीनों में। तो डबल इंजन की सरकार है आजकल। तो लगातार कंटिन्यू डिबेट में बैठ रहा हूं तो एक नया शब्द सुनने को मिल रहा है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार होने वाली है। तो डबल इंजन तो सुने थे, एक इंजन जब आगे रहता है तो पीछे डब्बों को खींचता है, ताकतवर होता है। वो कमजोर हो तो पीछे एक इंजन और लगाया जाता है ढकेलने के लिए। पर ये ट्रिपल इंजन जो बोल रहे हैं ये तो टेक्निकली समझ ही नहीं आ रहा है। ये तीसरे इंजन को फिट कहाँ करोगे? ठीक है संदीप जी, ट्रिपल इंजन, ये जो डब्बे हिल रहे हैं आपके, हाँ, तो ये पटरियों को भी थोड़ा सा ठीक करिए। ये ट्रिपल इंजन टेक्निकल होगा कैसे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं संदीप जी, बोलिए। देखिए, ट्रिपल इंजन ऐसा होगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस ढंग से निगम में भ्रष्टाचार किया गया, तालाबों में नापसनाप पैसे खर्चा किए गए, निगम के जो निगम क्षेत्र के अंदर एक भय का वातावरण हुआ, निगम में जो महापौर बने थे वो महापौर का जो एक आतंक का माहौल था, उनके आसपास जो लोग रहते हैं जिस ढंग से उन्होंने पूरे रायपुर क्षेत्र में आतंक फैला करके रखा था, और भ्रष्टाचार तो जो किया वही है। यही कारण है कि अगर इस स्थान पर भी भारतीय जनता पार्टी आएगी तो विकास होगा। जो विकास के पैसों के उन्होंने बंदर बांट किया और जिस ढंग से आतंकवाद यहाँ फैलाया, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक भय का वातावरण पैदा किया, वो जब चीजें दूर होगी तब जाकर के नगर का विकास होगा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि कल तो एक ढेबर का बयान भी आया था जिसमें वो कह रहे थे कि पार्टी ने शायद मुझे इन कारणों से दूर किया, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी ने उनको जो है भयंकर जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया निगम क्षेत्र में, उसके कारण जो है यहाँ से दूर किया हुआ है। अगर कि वो कोई कारण बताते हैं कि मैं अमुक वर्ग से आता हूँ इसलिए मुझको दूर किया गया, तो ऐसी बात नहीं होती। उसी वर्ग के आने के कारण उनको बनाया ही गया था, तो उनको उस कारण हटाने का कोई मुद्दा नहीं बनता। सच्चाई है कि करप्शन, भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया। ठीक है, बिलासपुर का भी जिक्र करते हैं। नितिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, बिलासपुर में भी हम साफ तौर पर देखिए, पूजा विधानी इस समय चुनावी मैदान में, प्रमोद नायक चुनावी मैदान में, लेकिन लगातार ये आरोप लगता रहा है कि 5 सालों में कुछ भी नहीं किया कांग्रेस के मेयर ने, और मूलभूत सुविधाओं का तक अभाव वहां पर दिखता रहा। अब वो तो जनता है, काम किया कि नहीं किया। आज मतदान हो रहे हैं, अपने मत का सही उपयोग करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके तो जाति प्रमाण पत्र का मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। और निश्चित तौर पर बिलासपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। काफी आना जाना मेरा रहा है बिलासपुर में। और बिलासपुर तो ऐसा है कि भाई वो न्यायधानी है, वहां तो थोड़ी सी भी यदि चूक हो जाए तो वहां पे हाईकोर्ट के हमारे चीफ जस्टिसों का आना जाना, उनका रहना होता है, तो मामला तो सीधा कोर्ट के संज्ञान में स्वयं चला जाता है। तो बिलासपुर में भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। काम के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं और हमारे काम के आधार पर जो है जनता हमें साथ देगी और वोट देगी। ठीक है संदीप जी, बिलासपुर के क्या हालात आपको दिखते हैं? क्योंकि लगातार आप लोग की तरफ से आरोप लगते रहे कि फंड की कमी है और यहाँ पर इस तरह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा। अनिल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश में जनता जो है हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र है उसमें एक बदलाव चाहती। जहां पर भी कांग्रेस के लोग रहे हैं, जहां पर इन्होंने दुर्दशा फैलाई, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को चुनकर लाना चाहती है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन अभी जितने जगह पर नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, खासकर महापौर के चुनाव, आप बता रहे हो हम क्लीन स्वीप करेंगे। हम पूरे 10 की 10 सीट के जीत करके आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस ढंग से पिछले चुनाव भी लड़ा था, 10 नहीं 20 जीत सकते हैं, करके 10 और बढ़ा भ्रष्ट देंगे। तरीके से इन्होंने अपने महापौर बनाने का काम किया था, पिछले दरवाजे से महापौर बनाने का काम किया था। वो सारी चीजों का भंडाफाड़ हो चुका है। अब ये सारा चीज जनता के हाथ में सीधा, महापौर सीधे जनता चुनेगी। ठीक है अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अनिल जी, क्या 10 जी। और नितिन भंसाली जी कह रहे हैं 10 क्या है तो 20 भी बना लेंगे? सवाल फिर से दोहराएंगी? किस तरह की स्थितियां दिख रही नगरीय निकाय चुनाव में? संदीप जी को आप सुन रहे थे, वो कहा 10 की 10 आएंगी। नितिन जी कह रहे हैं 10 क्या है 20 तो खुद ही बना लेंगे। हेलो जी ठीक है संदीप जी, आप ही अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जितने हम निकाय चुनाव में भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिए पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के इन्होंने दुर्दशा किया था, कबाड़ा कर दिया था, विकास की गति रुक गई थी। आप देखिए, आपको बता रहा हूं कि पिछले हमने और एक 13 महीने की जो बात कर रहे हैं, 13 महीने के भीतर हमने और 2 साल में हमने किसानों का और 294 लाख टन धान खरीदा। पिछले 2 बार का हमने किसानों का जो बोनस दिया 13,000 और 12,000 करोड़ दिया, ऐसा हमने बोनस दे दिया इनको। कहाँ से आया भैया 294 लाख टन? सारा पैसा हमने देने के बाद एक भी क्षण हमने कहीं पर रोना नहीं रोया कि हमारे पास खजाना में पैसा नहीं है, हम कर्जा लेने घूम रहे हैं और हमारा प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है। हमने सब किया। नारी वंदन का पैसा, महतारी वंदन का पैसा हम महीने में दे रहे हैं, सारा जनता को वादा करने के बाद। अरुण साव क्या कह रहे हैं? तो फिर से उनकी आवाज हम सुनेंगे। अनिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही क्या मेरी? अनिल जी? Yes. जी बोलिए अनिल जी, क्या लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव का जनादेश? क्या नाम है? बोलिए अनिल जी, आप बोल सकते हैं। जी अनिल जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही, क्या लग रहा है नगरीय निकाय चुनाव का? क्योंकि अगर हम देखें, संदीप जी कह रहे हैं कि 10 की 10 बीजेपी के खाते में जाने वाली है, कांग्रेस कह रही है कि 10 क्या 20 भी बना लीजिए, वो उनके ही हाथ में। क्या कहेंगे? जी अनिल जी, आपसे। बिल्कुल, राजनीतिक दल तो आज बात करेंगे और जो उनका आकलन हो सकता है वो दोनों ही राजनीतिक दल कहेंगे हम तो सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन जमीन पर कुछ और है। और जनता जानती है कि कौन डेवलपमेंट कर रहा है, इससे झूठे वादे किए, और इसीलिए आप देखिए कि लोकसभा, विधानसभा और बाकी चुनावों में जनता ने अभूतपूर्व फैसला किया था। मुझे याद है कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आप देखिए कांग्रेस की सरकार 5 साल काम की, उसके बाद वहां से विदा हो गई और अब बीजेपी को मौका मिला है। तो इस सरकार ने 1 साल में जो काम किया है यह उनका का एक आकलन होगा। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, निश्चित तौर पर उसके होने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अभी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कहीं न कहीं दबदबा है। 2020 में जो चुनाव हुए थे उसमें पार्टी सरकार थी, इसलिए उसे फायदा मिला। तो नगर निगम के चुनाव होते हैं वह आमतौर पर सरकार के साथ जाते हैं। और बीजेपी के लिए रायपुर बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि 15 साल से यहाँ महापौर नहीं था और इसलिए बीजेपी कोशिश करेगी और उम्मीद भी लग रही है कि इस बार उसका महापौर बन सकता है। जहां तक पार्षदों के सवाल है, पार्षदों की एक छवि होती है, व्यक्तिगत छवि होती है, पार्टी तो उसमें मदद करती ही है, लेकिन जिस प्रत्याशी की छवि ज्यादा अच्छी होगी वार्ड में वो जीत करके आएगा। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर देखिए, एक तरफ है मीनल चौबे जो पूरी तरह से सक्रिय रही हैं राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने संभाला है। दूसरी तरफ है दीप्ति दुबे जो एक्सपीरियंस होल्डर यानी कि मेयर रह चुके हैं, उनके पति, और इस समय चुनावी मैदान में। हालांकि वो कह रही हैं कि साइकोलॉजिस्ट है वो और लोगों के, जनता के मन को आसानी से पढ़ सकती है। तो दोनों के बीच किस तरह का मुकाबला दिखता है आपको? मुझे लग रहा है कि जमीन आसमान का मुकाबला है। मीनल चौबे कई सालों से राजनीति में है, पार्षद रही है, नेता प्रतिपक्ष रही है, और आप देखिए कि उनके नाम के साथ का नाम नहीं जुड़ा है।
बल्कि दीप्ति दुबे के साथ जस्ट उल्टा है। उनको अपने पति के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो गृहिणी रही, वो साइकोलॉजिस्ट हो सकती है, बहुत विनम्र स्वभाव की है, बहुत उनके साथ प्रमोद दुबे की छवि हो सकती है। लेकिन आप मानिए कि प्रमोद दुबे महापौर और सभापति दोनों रह चुके हैं। ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी प्रमोद दुबे के साथ नहीं होगी? तो और फिर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो इस बात से थोड़ा नाराज है कि क्या हमारे पास महिला कार्यकर्ता नहीं थी जिसको आपने महापौर का उम्मीदवार चुन सकते थे? क्यों एक गृहिणी को ला करके महापौर बनाया गया? तो ये सारे सवाल दीप्ति दुबे के साथ है। जनता ये जानती है, जनता पढ़ी लिखी है, खासकर युवा वर्ग जानता है कि आज के समय में ऐसा महापौर चाहिए जो वरिष्ठ हो, जो राजनीति की समझ रखता हो, जिसको मुद्दों की समझ हो। मीनल चौबे उस मामले में कहीं आगे दिखती है। तो इसलिए मुकाबला तो जरूर होगा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस एक तरफा है, दोनों प्रत्याशियों के बीच टफ मुकाबला है। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं दोनों के बीच में और जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही मतदाता के द्वारा, मैंने उसका डिटेल आपके सामने रखा। ठीक है, लेकिन ये भी देखिए डॉक्टर अनिल जी, ये भी देखिए कि परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी हमेशा से उठाती रही है, मुखर रही है, लेकिन इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट को अगर हम देखें तो परिवारवाद का मुद्दा हावी रहा है, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो, भतीजा हो, बेटा हो, सब इस समय चुनावी मैदान में। देखिए, परिवारवाद के मामले में तो दोनों ही राजनीतिक दल 19 और 20 हैं, इसलिए कोई मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात जरूर समझिए कि अगर परिवारवाद का आरोप है भी और यदि जनता उसे एक्सेप्ट कर ले रही है तो फिर यह परिवारवाद का आरोप खत्म हो जाता है। सिर्फ एक राजनीतिक दल तक सीमित जरूर रहता है कि सालों तक पार्टी के कार्यकर्ता काम करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, विचारधारा के लिए लड़ते हैं और आप अंततः ला करके अपने भाई भतीजावाद और परिवारवाद को देखते हुए टिकट दे देते हैं। तो ये राजनीतिक दल की नैतिकता और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल है। लेकिन अगर जनता एक्सेप्ट कर रही है, जनता उसे पुनः चुन ले रही है, तो फिर ये जो प्रत्याशी है उसकी योग्यता का सवाल उठता है। इतना जरूर है कि अगर लगातार एक ही परिवार के लोग, अभी नरेंद्र मोदी जी ने संसद में कहा ना कि एसटी और एसटी का कोई ऐसा सांसद बता दीजिए जो लगातार 3 बार सांसद बना हो, एक भी सवाल नहीं था। उनका आरोप निश्चित तौर पर गांधी परिवार के प्रति उनका हमला था कि एक ही परिवार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ये जो परिवारवाद का मुद्दा है निश्चित तौर पर बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी थोड़ा इसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने में यकीन नहीं रखती है। मुझे याद है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो एक नरेंद्र मोदी जी ने आपत्ति की थी कि छत्तीसगढ़ के किसी वरिष्ठ नेता के पुत्र को टिकट नहीं देनी चाहिए और टिकट नहीं मिला। तो कहीं न कहीं आपको इस तरह के मजबूती भी दिखानी होगी ताकि पार्टी के प्रति कार्यकर्ता आते हैं, लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको काम करने का मौका मिले, उनको जनता के बीच जाने का मौका मिले और राजनीति में एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होना चाहिए। संदीप जी, आपको समझना चाहेंगे, जगदलपुर या बस्तर संभाग की इधर की बात करें तो क्या लगता है, नक्सलवाद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टारगेट सेट कर दिया कि मार्च 2026 तक का वक्त रहेगा, वो सारी चीजें क्या समय दिखाई देंगी? चुनावी मैदान में इस समय बीजेपी, कांग्रेस, संजय पांडे, मलकित सिंह गेंदू और त्रिकोणीय मुकाबला, यानी कि आम आदमी पार्टी का भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में, शिवसेना, निर्दलीय, ये तमाम समीकरण बिगाड़ते हुए दिख रहे हैं इस बार। चलिए देखिए, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने जो अमित शाह जी ने जो लक्ष्य रखा है इस विषय में, इसके नाम से छत्तीसगढ़ में काफी नुकसान हुआ है नक्सलवाद को लेकर के। लेकिन अब आप देखेंगे कि लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारे सब दरवाजे रखे खोल करके कि अगर की आप बातचीत से अगर की बात मानना चाहें तो आप नक्सलवाद का रास्ता छोड़ करके, और अनेक पैकेज दिए हैं जो अपने आप को सरेंडर करने वालों को। लेकिन यदि आप ये बात नहीं मानेंगे तो फोर्स अपना काम करेगी और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इस तरह से लोकतंत्र नहीं चलेगा। आपको अगर कहीं राजनीति करनी तो आप लोकतंत्र में आइए। इस तरह से आप उपद्रव करके या आतंक फैला करके और प्रदेश की फिजा को बिगाड़ नहीं सकते, उसमें सफलता भी मिल रही है। अब देखिए, लगातार नक्सली जो है अपने यहाँ सरेंडर भी कर रहे हैं, उनका जीवन की पुनर्स्थापना के भी कार्य सरकार कर रही है, और जो नहीं मान रहे हैं ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मैदान पर उनसे लड़ाई लड़ी जा रही है। कल भी एक बड़ी घटना जिसमें हुई है परसों, और जिसमें लगातार नक्सली, और ये आप देखेंगे कि पिछले 13 महीने में और जितने नक्सली को यहाँ पर हमारी फोर्स ने मार गिराया है, ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इन्हीं जो 13 महीने में
बड़ी तादाद में जो है नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण का भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है, केंद्र सरकार ने, हमारे राज्य सरकार ने जिस ढंग से इस पर प्रतिबद्धता दिखाई है, निश्चित रूप से मार्च 2026 तक इस पर हम नियंत्रण, और इसका सीधा फायदा हमारे प्रदेश की जनता को, उनके ठीक है, प्रतिबद्धता दिखाई। नितिन जी, क्या लगता है आपको संजय पांडे, मलकित सिंह गेंदू, तमाम वो एक्सपीरियंस राजनेता इस समय चुनावी मैदान में जगदलपुर में, क्या ये जो नक्सलवाद का मुद्दा है वो यहाँ पर दिखेगा? देखिए, नक्सलवाद के विषय में मैं ये कहूंगा कि कोई भी चीज टारगेट, नक्सलवाद इतना एक सेंसिटिव मामला है, इसमें ये कह देना कि आपको क्या 31 मार्च तक के टारगेट है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो ये कोई एलआईसी की पॉलिसी नहीं है या किसी एक कॉरपोरेट कल्चर का वो नहीं है ऑफिस का कि आपको 31 तारीख तक के ये टारगेट अचीव करना है। बड़ा सेंसिटिव मामला है, बड़ा फूक फूक कर कदम रखना होगा, रणनीति के साथ करना होगा। और नक्सलवाद का सफाया हर सरकार ने चाहा, हमने भी चाहा है कि नक्सलवाद समाप्त हो, और हमारे सरकार के समय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ही रिपोर्ट थी कि नक्सली घटनाओं में 80% घटनाओं का कमी आई है। और यदि नक्सलवाद के खात्मे में राज्य सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो हम बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। जवानों के शौर्य को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। पर यदि कोई ये कहे कि अभी इन 11-13 महीनों में इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया कि बस्तर में इनके कैंडिडेट जीत जाएंगे, तो अनुभवी लोगों को वहां पर टिकट दी गई है और बिल्कुल जनता से जुड़े लोग हैं, जनता के हितों के लिए काम किया है और उसी आधार पर वो आम जनता के बीच है। और बस्तर में भी जो है नतीजे नगरीय निकाय चुनावों में हमारे पक्ष। डॉक्टर अनिल जी, आपको क्या लगता है बस्तर की अगर हम बात करें, जगदलपुर की बात करें, यहाँ पर किस तरह के हालात दिखते हैं आपको? क्योंकि नक्सलवाद है एक तरफ, बीजापुर में हाल ही में हमने देखा मुठभेड़ हो गई, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। हालांकि 2 जवान हमारे शहीद जरूर हुए हैं, 2 घायल भी हैं, लेकिन क्या स्थितियां यहाँ पर दिखती? क्या ये वाले मुद्दे भी इस बार इसमें चुनावी माहौल में रंग ढंग डालते नजर आए? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश में नक्सलवाद को लेकर के चर्चा है और जिस तरह बीजेपी सरकार ने एक लक्ष्य रखा है हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, उस पर पार्टी लगातार आगे भी बढ़ रही है। अभी कल ही हमने देखा कि 25 नक्सलियों की मौत हो गई, जो है इनकाउंटर में मारे गए। तो लगातार नक्सल मोर्चे पर सफलता मिल रही है क्योंकि ये शांति और विकास के लिए बहुत ही जरूरी प्रतिबद्धता है जो बीजेपी सरकार ने दिखाई है। इतने सालों में नक्सलवाद बढ़ गया, पहले बस्तर से सीमित था, आज कई जिलों तक फैल गया है। सरगुजा से भी अगर नक्सलवाद खत्म हुआ तो उसका क्रेडिट रमन सरकार को जाना चाहिए, जिसने 15 साल रह करके शासन किया और सरगुजा से लगभग नक्सलवाद खत्म कर दिया। तो अब बस्तर की बारी है और यदि बस्तर नक्सल मुक्त होता है तो छत्तीसगढ़, खासकर बस्तर के लोग ज्यादा विकास कर सकेंगे। अब यदि बात करें वहां के महापौर के चुनाव को लेकर के, दोनों ही प्रत्याशी गेंदू और संजय पांडे दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं दोनों ही पार्टियों के, लेकिन अगर थोड़ा सा बारीक अंतर देखें तो संजय पांडे ज्यादा वरिष्ठ है बीजेपी में। वे पार्षद रह चुके हैं, वे सभापति रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो संजय पांडे मलकीत सिंह गेंदू के मुकाबले ज्यादा मजबूत प्रत्याशी है भाजपा की तरफ से। और फिर अभी तो विष्णुदेव का सुशासन चल रहा है, मोदी की गारंटी का लहर है एक तरह से। इसलिए संजय पांडे की जो छवि है वहां पर एक मिलनसार और काम करने वाले पार्षद की छवि है। इसलिए मुझे लग रहा है कि संजय पांडे इस बार वहां से जीत सकते हैं। जहां तक गेंदू का सवाल है, निश्चित तौर पर वो भी बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस में जो अंतर विरोध है, कांग्रेस में जो नेतृत्व की लड़ाई है, 5 साल जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार की रही, वो कहीं न कहीं मलकीत सिंह गेंदू को नुकसान पहुंचा सकती है। और गेंदू आप देखिए कि 3-4 साल तक तो रायपुर में ही बैठे रहे महामंत्री के तौर पर। अगर उनको चुनाव लड़ना था तो 4 साल जाकर के मेहनत करनी थी जगदलपुर में और उसके बाद वो कड़ी टक्कर दे पाते। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है चुनावी मैदान में। सबकी साख दांव पर लगी है, प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, युवा है, महिला है, कई जगह वरिष्ठ है, और क्या कुछ होता है। मतदान फिलहाल तो जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नगरीय निकाय का घमासान लगातार जारी है। मतदान